अब अपन देखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी फॉर HCP। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बट करेंगे, सारा करेंगे। खुद से करके देखो, अगर आए तो बहुत अच्छी बात है, वरना देखना मैंने कैसे किया। ठीक है, सो पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है, बट एक चीज़ अपन बोल सकते हैं, दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ HCP पैकिंग हैज़ टू बी इक्वल टू दैट ऑफ CCP पैकिंग, because both packing have similar arrangement of atoms, just the position is different। इसका क्या मतलब हुआ देखो, मैं ये बोल रहा हूं HCP और CCP का पैकिंग एफिशिएंसी सेम होना चाहिए, सेम आना चाहिए, और सेम आएगा। तो वो यहां पर मैंने लॉजिक क्या दिया है कि इनका अरेंजमेंट सिमिलर ही होता है, सिर्फ पोजीशन अलग अलग होता है। देखो कैसे, ये लेयर A थी, फिर अपन ने लेयर B रखा था। ठीक है, इन 3 एटम के बीच में एटम रखे थे अपन ने इस तरीके से। ठीक है, फिर अपन इसके ऊपर रखेंगे एटम्स, थर्ड लेयर बनाएंगे। और अगर अपन को HCP बनाना होता है तो लेयर कैसी होनी चाहिए, एक ही तरह, क्योंकि HCP कब मिलता है, AB टाइप ऑफ पैकिंग से। ये A था, ये B, फिर यहाँ रखेंगे पोजीशन जो 1 है यहाँ। अगर 1 पोजीशन पर रखेंगे तो क्या मिलेगा अपन को, HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। समझ में आ रहा है। फिर अगर मैं पोजीशन 2 पर रख देता हूं तो क्या मिलता है, CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग। याद है, यहां मिलेगा अगर एटम रखेंगे तो CCP, क्योंकि ये C लेयर हो जाएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर होगी। अगर 2 पर रखेंगे तो लेयर C हो जाएगी, और अगर 1 पर रखेंगे तो लेयर A बन जाएगा। AB टाइप ऑफ पैकिंग से मिल जाएगा HCP, और ABC से मिल जाएगा CCP। अब तुम सोचो, मैंने जो 3 लेयर रखी हैं, इसमें अंतर सिर्फ क्या है, एक बार मैंने एटम्स 1 पर रखे, एक बार 2 पर रखे, बट स्पेस तो सेम तरीके से ही ऑक्यूपाई होगा ना, सिर्फ पोजीशन यहां वहां है। बट साफ साफ दिख रहा है कि अरेंजमेंट तो एकदम सिमिलर है, मतलब सेम परसेंटेज ऑफ स्पेस यहां पर एटम्स ऑक्यूपाई करेंगे दोनों केसेस में, CCP और HCP में। साफ साफ दिख रहा है, मैथमेटिकली प्रूव करेंगे तो मेहनत लगेगा, करेंगे, बट यहां साफ साफ दिख रहा है कि भाई 1 से HCP बनेगा, 2 पर रखेंगे तो CCP बनेगा, सिमिलर अरेंजमेंट है। अपन बोल सकते हैं भाई पैकिंग फ्रैक्शन सेम आएगा जो CCP में आया था, तो अपन पैकिंग फ्रैक्शन बोल सकते हैं HCP के लिए कितना आएगा, 0.74, वाइट फ्रैक्शन कितना आएगा, 0.26। सेम बोला जो किस में आया था, CCP के अंदर, बट अपन इसको मैथमेटिकली करके देखेंगे पूरा। बट बता रहा हूं कि अपन ऐसे भी सोच सकते हैं। ठीक है, ये सेम आना चाहिए। पैकिंग एफिशिएंसी फॉर HCP पैकिंग कितनी आएगी, 74%, सेम एज CCP। बट अब अपन जैसे अपन ने सिंपल क्यूबिक के लिए, बॉडी सेंटर के लिए, FCC के लिए किया है, वैसे ही HCP के लिए करके देखते हैं, और देखते हैं पैकिंग फ्रैक्शन इतनी आती है या नहीं आती है। तो पहले देखते हैं अपन HCP अरेंजमेंट क्या होता है। याद है, देखा था इस तरीके से होता है, लेयर A, लेयर B, लेयर A अगेन, 3 लेयर होती हैं, बट लेयर A, लेयर B, फिर वापस लेयर A होती है। ये अपना हेक्सागन बनता है, बीच में एक एटम, ऊपर एक हेक्सागन, बीच में एक एटम। हमने देखा था ये 3 एटम किस तरीके से रखे होते हैं। ठीक है, फिर इसका स्पेस फील्ड किस तरीके से होता है, इस तरीके से, याद अपने देखा था, ये इस तरीके से। ये अपने 7 एटम हो गए, ये 7 एटम, और ये बीच में 3 एटम। इसका यूनिट सेल देखेंगे तो इस तरीके से होगा यूनिट सेल। अब मैं वो बना नहीं रहा हूँ कि एटम किस तरीके से दिखेंगे, वो कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट समझ में आ रहा होगा कि ये इसका यूनिट सेल होगा। अब ये पूरा यूनिट सेल है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है मैंने, दैट्स इट। मतलब जो यहाँ जो पॉइंट है, ये जो सेंटर ऑफ रेड एटम्स होंगे, इनको मैंने डिफाइन कर रखा है, इस प्लेन में होंगे, दैट्स इट। बट ये पूरा अपना यूनिट सेल है, ये समझ में आ रहा है, ये पूरा यूनिट सेल है। ये जो प्लेन है, इस प्लेन में रेड एटम्स के सेंटर आएंगे, दैट्स इट। अच्छा, इसमें अपन क्या क्या डिफाइन करते हैं, देखो, ये हो गया हाइट, इसको h बोल देते हैं यूनिट सेल का। ठीक है, लेट h बी द हाइट ऑफ HCP यूनिट सेल। ये h जो है, लेयर, इस लेयर के सेंटर से इस लेयर के सेंटर तक है, पहली लेयर और तीसरी लेयर के सेंटर को ज्वाइन कर रहा है। समझ में आ रहा है, यहां से यहां से नहीं लेना है।
ठीक है, क्योंकि यूनिट सेल यहाँ से होगा, हमने देखा था, एक बार चेक करना, देखा था कि यूनिट सेल जो होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ तक, ये बाकी पार्ट दूसरे यूनिट सेल में आएगा, ठीक है। सो लेट h बी द हाइट ऑफ द HCP यूनिट सेल, ठीक है। a अपन मान लेते हैं, ये जो एज है इस हेक्सागन का वो a है, ठीक है, ये a। लेट a बी द एज लेंथ ऑफ HCP यूनिट सेल h शोन, इसको अपन एज लेंथ बोलेंगे, बट ये एज जो है वो किसका एज है, इस हेक्सागन का, ये समझ में आना चाहिए। ये h अलग होगा, ध्यान रखना, समझ में आ रहा है। एज लेंथ इसको बोलेंगे, इसको नहीं बोलते इन HCP, ये हाइट हो जाएगा, ये हाइट है यूनिट सेल का, और ये एज लेंथ बोल सकते हैं, या अपन बोल सकते हैं साइड ऑफ दिस हेक्सागन। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, लेट r बी द रेडियस ऑफ एटम, ये जो एटम्स हैं सब सेम है, इनका रेडियस r मान लेते हैं। मैंने रेड से क्यों बनाए हैं, बताने के लिए कि ये बीच वाली लेयर है, दैट्स इट, बट एटम सेम ही है, तो सबका रेडियस क्या है, r r r r, दैट्स इट। तो क्या क्या पैरामीटर समझ में आ रहा है, हाइट h जो यहां से यहां तक जाएगा, समझ में आ रहा है। फिर a क्या हो गया, साइड ऑफ दिस हेक्सागन, या इसको बोल सकते हैं एज लेंथ ऑफ HCP यूनिट सेल। r क्या हो गया, रेडियस ऑफ द एटम। अब देखो, अगर ये a है, ये क्या है, एज लेंथ, अगर ये a है और ये एक r और ये एक r और दोनों टच कर रहे हैं, साफ साफ बोल सकते हैं इन HCP a इज इक्वल टू 2r। लेकिन ये a जो है वो क्या है, समझ में आ रहा है, इस HCP का जो एज लेंथ है, मतलब इस हेक्सागन का साइड, ये है a। तो अपन बोल सकते हैं सिंस द टू एटम दैट फॉर्म्स एन एज टचेस a इज इक्वल टू 2r। बट इसके अंदर अपन को h और a में भी रिलेशनशिप चाहिए होगा, तो देखेंगे कैसे निकालेंगे, ठीक, वो आगे देखेंगे। फिर अपन को इसका वॉल्यूम निकालना है, क्यों, हमें क्या निकालना है, पैकिंग फ्रैक्शन। कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स, वो तो अपन आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि अपन देख चुके हैं ऑलरेडी इसके अंदर एटम्स का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, बट फिर देखेंगे। नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, और ये अपना यूनिट सेल है, कैसे निकालेंगे वॉल्यूम, एरिया ऑफ दिस बेस इनटू हाइट, ऐसे निकालते हैं। तो एरिया ऑफ द हेक्सागोनल बेस इनटू हाइट से क्या आएगा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल निकालना है, कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ द हेक्सागोनल बेस इनटू हाइट h, ऐसे निकालेंगे। सो अब अपन क्या करते हैं, पहले एरिया ऑफ द हेक्सागोनल बेस निकालते हैं। ये जो हेक्सागन दिख रहा है, इसका बेस जो है ये, ठीक है, इसका एरिया निकालते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, देखो, इसको अपन इक्विलेटरल ट्राइंगल में डिवाइड कर सकते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्यों बनेगा भाई, देखो ये बीच वाला एटम भी इसको टच करेगा, है ना, तो ये भी यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 2r, और 2r क्या है, a, तो ये भी a होगा, ये भी a होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेंगे, क्योंकि अगर अपन ये ट्राइंगल बनाए, देखो यहां पर, मतलब हेक्सागन पे फेस पे जो एटम रखा है, इसको और इसके अगल बगल जो दो कॉर्नर पे एटम रखे हैं, इनको ज्वाइन करे, एक ट्राइंगल बन रहा है। ये इसको टच कर रहा था, a था, ये इसको टच करेगा तो वो भी a होगा, ये भी a होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ ऑल साइड्स a बनेगा ये, क्योंकि समझ में आ रहा है, 3 एटम है, ये a है, ये भी a है, और ये भी a है। तो अपन बोल सकते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, जो a लेंथ है, उसका साइड का लेंथ a है, इसका भी a होगा, इसका भी a होगा, और a 2r के बराबर है। तो अगर मुझे इस हेक्सागोनल बेस का एरिया निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा। ऐसे कितने हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे क्या मिल जाएगा, इस बेस का एरिया। तो बोल सकते हैं एरिया ऑफ हेक्सागोनल बेस निकालना है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल जो अपन ने बनाया है वो इंटू 6, मतलब दिस एरिया विल बी इक्वल टू दिस इंटू 6। कैसे निकालेंगे वो देखते हैं अपन आगे, समझ में आ रहा है क्या किया है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और निकालते हैं जरा कितना आ रहा है हेक्सागोनल बेस का एरिया। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल निकालेंगे, ठीक है, ऑफ साइड ए, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ए क्या होता है, √3/4 a²। समझ में आ रहा है। फिर √3/4 a को क्या बोल सकते हैं, 2r, अपन r के टर्म में निकाल रहे हैं, क्योंकि r और r अपन को कैंसिल करना होता है, तब जाके वैल्यू निकल के आती है।
याद है अपन ने 3 बार कर चुके हैं पैकिंग फ्रैक्शन। फिर अगर अपन को वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालना है, जो अल्टीमेटली निकालना है पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, √3/4 इंटू 2r का स्क्वायर, ये तो एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, इंटू 6, ये क्या होगा, एरिया ऑफ दैट हेक्सागोनल बेस, इंटू हाइट कर देंगे तो क्या आएगा, वॉल्यूम। इज दिस क्लियर? सो दिक्कत ये है अभी एच आर के टर्म में नहीं आया, तो आर से आर कैंसिल नहीं हो पाएगा, देखेंगे आगे कैसे करेंगे। तो पहले अपन क्या करते हैं, ये निकालते हैं कि एक यूनिट सेल में कितने एटम्स आ रहे हैं, टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं पहले, फिर अपन देखेंगे एच और आर में रिलेशनशिप कैसे निकालेंगे। सो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स इन ए यूनिट सेल निकालना है अपन को, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स इन ए यूनिट सेल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम। वॉल्यूम ऑफ वन एटम पता है अपन को 4/3 πr³। अब ये निकालना है बस एक यूनिट सेल में कितने एटम्स आ रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल। सो अपन बोल सकते हैं द नंबर ऑफ एटम्स इन ए HCP यूनिट सेल कितना होगा, ये अपन कर चुके हैं, याद है। इसके कॉर्नर पे जो एटम होते हैं 12 होते हैं, उन सबका कितना कंट्रीब्यूशन आता है, 1/6। तो कॉर्नर वाले एटम इंटू 1/6 प्लस ये 3 कौन से हो गए, बीच में जो रखे होते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन कितना आता है, फुल कंट्रीब्यूशन आता है। सो 3 × 1 प्लस हेक्सागोनल फेस ऊपर, उसके सेंटर पे जो एटम रखा होता है, हेक्सागोनल फेस जो नीचे, उसके सेंटर पे जो एटम रखा होता है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना आता है, हाफ। सो ऐसे कितने होते हैं, 2 × हाफ, टोटल कितना हो गया, 6 अपन कर चुके हैं। सो ऑन एन एवरेज एक HCP यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं, 6। Therefore, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स इन HCP यूनिट सेल कितना हो गया, 6 × एक एटम का वॉल्यूम 4/3 πr³, क्योंकि 6 एटम है। तो अपन बोल सकते हैं अगर अपन को पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 6 × 4/3 πr³। ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स। इसको किससे डिवाइड करते हैं, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। सो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल रख दिया अपन ने, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स इन ए यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा अपन को, पैकिंग फ्रैक्शन इन द होल क्रिस्टल, बिकॉज पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ यूनिट सेल विल बी इक्वल टू पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ द क्रिस्टल। अब लेकिन एक दिक्कत है, यहां देखो 2r से इसके 2r चले जाएंगे, बट एक h रह जाएगा, वैल्यू नहीं आएगी। तो अब अपना अगला टास्क है h निकालना इन टर्म्स ऑफ r, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा। सो नाउ वी विल फाइंड h इन टर्म्स ऑफ r, देखते हैं कैसे निकालते हैं। सो देखो, वी नीड रिलेशन बिटवीन h एंड r या h एंड a, क्योंकि a और r में पता है। HCP इस तरीके से होता है, याद है, 7 एटम, 3 एटम, 7 एटम, लेयर 1, लेयर 2, वापस लेयर 1, लेयर A, लेयर B, वापस लेयर A। इज दिस क्लियर? नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको समझने के लिए, रिमूविंग ऑल एटम्स बट 4 एटम्स। तो मैं क्या कर रहा हूं, सारे हटा दे रहा हूं, 4 छोड़ के। वो 4 कौन से हैं, इस तरीके से 1, 2, 3 और इनके ऊपर जो रखा है मैंने, एक टेट्राहीड्रन बनेगा, वो वाला मैं चूज कर रहा हूं। तो 1, 2, ये बीच वाला जो हेक्सागन के फेस पर रखा है वो वाला एटम, और ये चौथा एटम जो इन तीनों के क्रेटर पर रखा हुआ है, इस तरीके से। ये क्यों बनाया अभी समझ में आएगा। इनके सेंटर को अगर मिला दूं तो टेट्राहीड्रन बनेगा, रेगुलर टेट्राहीड्रन बनेगा। समझ में आ रहा है? इस तरीके से एक टेट्राहीड्रन बनेगा। इस टेट्राहीड्रन की हाइट जो होगी वो कितनी होगी, h/2। h क्या था, टोटल हाइट ऑफ द यूनिट सेल। याद है मैंने, देखो यूनिट सेल को अभी 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा था, बट इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था। वो क्यों, जो बीच वाला डिवीजन था वो मैंने कहां बोला था, बीच वाला जो एटम्स आ रहे हैं उनके सेंटर पर। तो वहां से इससे इस बेस का जो डिस्टेंस होगा वो h/2 होगा। यहां पर a मान रहे हैं अपन साइड ऑफ द टेट्राहीड्रन। समझ में आ रहा है? सो a अपना साइड ऑफ द टेट्राहीड्रन है, और जो a है वो वही a है जो अपन ने बनाया था अभी। क्या था,
साइड ऑफ द हेक्सागन। याद है, A इज इक्वल टू 2R होगा। वही अपना क्या है यहां पर, टेट्राहीड्रन का भी साइड है। ये भी A होगा, ये भी A होगा, ये भी A होगा। रेगुलर टेट्राहीड्रन बन रहा है ऑफ साइड A, जिसका हाइट समझ में आ रहा है, मतलब इस पॉइंट का इस बेस से डिस्टेंस h/2 होगा। तो यहां से अपन निकाल सकते हैं अब H और A में रिलेशनशिप जो निकालते हैं। समझ में आ रहा है क्या किया, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। वापस बता रहा हूं, देखो ये लेयर A था, लेयर B था, लेयर वापस A था। मैंने बोला था अपन उन एटम पे फोकस कर रहे हैं जो एक टेट्राहीड्रन बना रहे हैं। 1 2 3 इनके ऊपर रखा है ये एटम। फिर मैंने इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर ज्वाइन कर दिया, एक रेगुलर टेट्राहीड्रन बन गया और ऑफ साइड A। अब जो हाइट ऑफ टेट्राहीड्रन बोल सकते हैं अपन, वो h/2 है। मतलब इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस बेस हाइट इज h/2, क्योंकि ये आधा पार्ट है यूनिट सेल का, आधा ऊपर भी होगा इसको, और यहां भी 3 एटम होगा, उसको मिला के भी एक टेट्राहीड्रन बनेगा। अपन एक पे फोकस कर रहे हैं, यहां से मिलेगा H और A में रिलेशनशिप। कैसे मिलेगा उसमें दिमाग लगाना है। देखो ये अपना टेट्राहीड्रन है, ठीक है, साइड A। अब मैं क्या करूं, मैंने परपेंडिकुलर मारा है जो h/2 का है। h जहां पे क्या है, टोटल हाइट ऑफ द यूनिट सेल, परपेंडिकुलर टू द बेस है, ठीक है। इस पॉइंट को अब जहां ये परपेंडिकुलर मिलेगा अपने इस बेस, ट्राइंगुलर बेस से, उसको बोल दे रहा हूं मैं पॉइंट E, ठीक है। बाकी ये A B C D अपने पॉइंट्स हो गए जिससे टेट्राहीड्रन बन रहा है। समझ में आ रहा है। अब मैं फोकस कर रहा हूं इन ट्राइंगल AED, AED में फोकस कर रहा हूं मैं। अगर ट्राइंगल AED फोकस करूंगा तो देखो क्या बनेगा, ये A, ये E और ये D, ये 90 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, AE तो क्या है, h/2। AD जो है वो A होगा कि नहीं, मैं बताया था सबकी साइड क्या होंगी, A, और ये A क्या होंगी, ये किससे बन रहा है, देखो ये एटम इसको टच कर रहा है तो साइड बन रहा है। और ये कितना है, R और R, अभी देखा था अपन ने, ये टोटल क्या है 2R, और 2R क्या है A के बराबर, तो ये A है। समझ में आ रहा है, यहां भी बोला था मैंने। सो फॉर्म्ड बाय टचिंग ऑफ 2 एटम्स, ठीक है, तो ये A हो गया और A क्या है 2R। अच्छा, फिर देखते हैं इन ट्राइंगल BCD, ये ट्राइंगल B, ये C, ये D, ठीक है, और ये जो अपना बीच वाला पॉइंट है E, पॉइंट E जो है वो सरकम सेंटर होगा, ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिकल एकदम ऊपर से डाला अपन ने, तो जो पॉइंट E है वो सरकम सेंटर होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, D से E को पास होता हुआ परपेंडिकुलर मार रहा हूं BC पर। समझ में आ रहा है। सो DF इज ए परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू E। इज दिस क्लियर? थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, ठीक है, खुद से कर सकते हैं बच्चे, बट मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखो। फिर मैंने परपेंडिकुलर मारा D से BC पर, जहां वो टच हुआ BC को, उसको क्या बोल दिया, F, ठीक है। अब अपन बोल सकते हैं FD जो है वो परपेंडिकुलर टू BC है, पासिंग थ्रू E। फिर DF अगर अपन को निकालना है, कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस लगा दो। DC का होल स्क्वायर माइनस FC का होल स्क्वायर का रूट, ये क्या दे देगा अपन को, DF। अच्छा, अब देखो ये जो DC है वो 2R है, क्यों, साइड है कि नहीं, ये टोटल साइड है कि नहीं, तो ये A के बराबर है, A क्या है 2R। अच्छा, ये जो CF होगा वो R होगा, क्योंकि अगर इससे परपेंडिकुलर मारेंगे तो एकदम बीच में गिरेगा, क्योंकि सिमेट्रिकल ट्राइंगल है ये। और अगर ये टोटल 2R था तो F और C कितना होगा, R। तो अपन बोल सकते हैं DF अगर निकालना है अपन को, DC कितना है 2R का होल स्क्वायर माइनस FC कितना है R का होल स्क्वायर का रूट, DF कितना आ गया, √3R। तो DF
अपने पास कितना हो गया, √3r। अब देखो E जो है वो डिवाइड करता है DF को इन 2:1। अब अगर E DF को 2:1 में डिवाइड करेगा तो अपन बोल सकते हैं DE निकालना है अपन को, या ED निकालना है, वो क्या होगा 2/3 इंटू जो टोटल DF है वो कितना है, √3r। ये हो गया 2r/√3। सो 2r/√3 क्या हो गया, ED। अब अपन देखो निकाल पाएंगे इजीली H और R में रिलेशनशिप। बट यहां तक क्या किया है समझ में आ रहा है, एकदम वापस देखो समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इन ट्राइंगल AED, जो ये AED। AED की बात करें तो AE तो h/2 था हाइट, सो AE h/2 है, AD तो साइड हो गया टेट्राहेड्रल का 2r या A, तो h/2 का होल स्क्वायर प्लस ED का होल स्क्वायर कितना होगा, 2r का होल स्क्वायर। और ED तो अपन ने अभी निकाला था, तो अपन बोल सकते हैं इस इक्वेशन को अगर यूज करें, h/2 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2r का होल स्क्वायर माइनस ED, और ED क्या था, 2r/√3 का होल स्क्वायर। आ गया H और R में रिलेशनशिप। तो अपन बोल सकते हैं भाई h/2 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4r² माइनस 4r²/3, फिर दिस विल गिव 2/3 इंटू 4r², ठीक है, सॉल्व करो, विल बी इक्वल टू h/2 का होल स्क्वायर। सो h/2 आ गया रूट ऑफ 2/3 इंटू 2r, दिस विल गिव h विल बी इक्वल टू 2 और 2 4r इंटू √2/√3। आ गया H और R में रिलेशनशिप। अब अपना क्या निकालते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन निकालना था, अपन कहाँ अटक गए थे, वो H आ रहा था। अब अपने HR के टर्म में निकाल दिया तो R कैंसिल हो जाएगा। वो क्या था भाई, देखो 6 इंटू 4/3 पाई r³ डिवाइडेड बाई √3/4 इंटू 2r का होल स्क्वायर इंटू 6 इंटू H इज इक्वल टू, अब अपन H रख देते हैं यहाँ पर, 6 इंटू 4/3 पाई r³ डिवाइडेड बाई √3/4, 2r का होल स्क्वायर हो गया 4r² इंटू 6 इंटू H क्या है 4r √2/√3। अब सारे r कैंसिल हो गए, इसको सॉल्व करेंगे। पैकिंग फ्रैक्शन विल बी 6 इंटू 4 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 3 इंटू 6 इंटू 4 इंटू √2, 4 से 4 चला गया और 6 से 6 चला गया, ये आ गया π/3 √2, जिसकी वैल्यू आती है 0.74। फिर वॉइड फ्रैक्शन निकालना है, कैसे निकालेंगे, 1 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन 0.26। चेक करो क्यूबिक क्लोज पैकिंग का क्या था पैकिंग फ्रैक्शन, वॉइड फ्रैक्शन सेम था भाई, मैथ्स का भी गलत थोड़ी देगी आंसर। वो दिख रहा था साफ साफ कि सेम होना चाहिए पैकिंग फ्रैक्शन HCP का और CCP का। मैथ्स ने प्रूव करते देखो भाई सेम आ रहा है। इज दिस क्लियर, सेम पैकिंग फ्रैक्शन वॉइड फ्रैक्शन था किसका, CCP का। सो ये आ गया अपने पास पैकिंग फ्रैक्शन एंड वॉइड फ्रैक्शन फॉर HCP। बोल सकते हैं पैकिंग एफिशिएंसी फॉर HCP क्रिस्टल कितना होता है, 74%। क्रिस्टल के लिए क्यों बोला, क्योंकि जो यूनिट सेल के लिए होता है वही पूरे क्रिस्टल के लिए होता है। तो ये हो गया अपना पैकिंग एफिशिएंसी फॉर HCP भी निकाल लिया अपन ने। तो इस वीडियो में अपन ने क्या क्या देख लिया, पैकिंग फ्रैक्शन, वॉइड फ्रैक्शन फॉर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। समझ में आ रहा है, अब अपन आगे बढ़ते हैं।